हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। करंट अफेयर के लिए 3 महीनों के करंट अफेयर के लिए एक नई ई बुक लॉन्च की गई है। ये नई ई बुक बिल्कुल नए फॉर्मेट में होगी। इसमें क्वेश्चन और आंसर और फिर जस्ट उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिससे आपको क्वेश्चंस भी पता चलता चले और आप प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओ। इसमें हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ दिया गया है। स्टैटिक्स भी इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पिछले 3 महीनों के ई बुक को ये आप प्राप्त कर सकते हैं एमजेटी ऐप से जाकर के। व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप से भी संपर्क करके आप यूपीआई के माध्यम से भी इसे ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कि कहीं आप भूल तो नहीं गए। तो अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या कहीं ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना। अच्छा, मैंने साथ ही में बताया था कि आंध्र प्रदेश फल उत्पादक में शीर्ष पर बना हुआ है। तो फल उत्पादन पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, सब्जी उत्पादन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। चीन ने दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप का अनावरण किया हुआ है। इसकी पहली अभी टेस्टिंग करी हुई है। ड्वेन ब्रावो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 171 विकेट इनके नाम हो चुके हैं। कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी आयोजन शुरू होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के साथ भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया? तो एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय जितने भी इसके प्रोग्राम थे, बैंकिंग सेवा थी, उसका अधिग्रहण कर लिया है। डॉक्टर एस राजू भूविज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। फीफा ने अभी कतर के लिए दोस्तों नई बॉल का अनावरण किया हुआ है। और क्विक आईडी के साथ अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया हुआ है डिजिटल केवाईसी के लिए। और वहीं एनडीए के दोस्तों नए कमांडेंट बनाए गए वाइस एडमिरल अजय कोचर। ये तो लास्ट डे के क्वेश्चंस और आंसर थे जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। अब हम लोग बात करेंगे उन दोनों क्वेश्चंस की जो मैंने आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे में पूछे हुए थे। तो पहला था उसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल के कैदियों के घर वालों को लोन दिया जाना जो सुनिश्चित किया है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको खावती कहा जाएगा। भारत की पहली यूपीआई ऑटो पे सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है जियो। अब आज का क्वेश्चन, आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लगी इमरजेंसी के चलते पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों श्रीलंका में बहुत ही स्थिति दर्दनाक हो चुकी है, समझ लो भयावह हो चुकी है। आर्थिक संकट बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। वहाँ के नागरिक, आम नागरिक जो हैं, वो अब ऐसी कगार पर आ गए हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। चीनी का दाम लगभग 300 रुपये पर किलो पहुंच गया है। दूध का दाम अगर बात करें वहां पर तो 1975 रुपये 1 लीटर का दूध का दाम समझो। चावल 500 रुपये किलो पहुंच गया है। इस प्रकार की भयंकर त्रासदी वहां पर चल रही है। इनको सबको देखते हुए वहां की जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप भी ले लिया है। इमरजेंसी की तो घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी, आपको पता होगा, खाद्य इमरजेंसी की घोषणा श्रीलंका ने कर दी थी। तो अभी भी ये क्राइसिस सुधरी नहीं है। इस पर चैनल पर वीडियो भी आई हुई है कि श्रीलंका में क्यों ऐसा हो रहा है, फूड इमरजेंसी की स्थिति क्यों आई, वहाँ पर आर्थिक संकट क्यों आया, इसके पीछे का पूरा रीज़न आपको बताया गया है। चैनल पर आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कारण चाइना ही था। चाइना जो है ये 6.5% इंटरेस्ट रेट पर दिया था लोन, और इतना ज़्यादा लोन दे दिया और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ दे दिया कि आज श्रीलंका की ये हालत हो गई है। टूरिज्म हो नहीं पाया पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ा रहा कोविड के कारण। और आज स्थिति ये आ गई है कि ना इसके पास विदेशी मुद्रा भंडारण है और ना ही ऐसा कोई स्टॉक है जिससे अपने नागरिकों को ये कर सके। और इसका एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री भी नहीं है बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो अब स्थिति आ गई है। फिर इसको देखते हुए वहाँ पर जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट ने पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। महिंदा राजपक्षे वहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ तक कि उनकी बेटे नमल राजपक्षे ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बात करें तो ये लोग पूरा मतलब अपना परिवार से ही, इनका परिवार ही पूरा चलाता है। महिंदा राजपक्षे के बड़े भाई प्रेसिडेंट हैं और महिंदा राजपक्षे खुद प्रधानमंत्री हैं।
इनके बेटे जो हैं ये भी एक कैबिनेट मंत्री थे। तो अभी तो फिलहाल स्थिति ये आ गई है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि भारत मदद कर रहा है, भारत कई मामलों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, मदद कर रहा है, तेल भेजे हैं, राशन भेज रहा है, ठीक है ना, और आर्थिक मदद भी किया था, पैसे भी दिए थे डॉलर में, बहुत पहले से लगातार देता आ रहा है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। तो कहीं ना कहीं अगर भारत नहीं मदद करता है तो भारत को नुकसान भी होगा, क्योंकि अगर भारत नहीं मदद करेगा तो चाइना करेगा, और चाइना अगर करेगा तो आप जानते ही हो कि वो इतने इंटरेस्ट रेट पर 6.5% इंटरेस्ट रेट पर करेगा मदद, और जब इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर करेगा ऐसे ही तो श्रीलंका और डूबता जाएगा और अंत में चाइना आकर के इस पर कब्जा कर लेगा, और जब भारत के ऊपर चाइना और नीचे चाइना हो जाएगा तो भारत के लिए दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिलहाल ये सभी कंडीशन है। आप श्रीलंका देख पाओगे मैप में, यहाँ पर है, और महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट, श्री जयवर्धने पुराकोट्टी यहाँ की कैपिटल, और मुद्रा होती है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर किसे चुना गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, अब फीफा वर्ल्ड कप इस साल होना है तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आपको फीफा से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फीफा ने अपना शुभंकर यानी मस्कट को भी लॉन्च कर दिया है। इसका मस्कट है लाइब। चूंकि इस बार ये कतर में हो रहा है तो कतर में अरेबिक लैंग्वेज वगैरह ज़्यादा चलती है, तो लाइब जो है ये एक अरेबिक लैंग्वेज में ही लिखा गया है। और लाइब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अति कुशल खिलाड़ी, यक हैं वेरी स्किलफुल प्लेयर। तो ये मस्कट होगा फीफा का। फीफा से ही आपको पता होना चाहिए कि बायजूस जो है, जो कि भारतीय कंपनी है, बायजूस जो कंपनी है दोस्तों, ये याद रखना, ये पहली भारतीय कंपनी बनी है इतने बड़े आयोजन का स्पॉन्सर करने वाली, ठीक है, फीफा जैसे खेल का स्पॉन्सर करने वाली बायजूस, और ये स्पॉन्सर रहेगी, ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगी। फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा 2022 का, और कब किया जाएगा? 21 नवंबर से 18 दिसंबर को किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एडिडास ने बॉल भी लॉन्च की थी, तो एडिडास की बॉल भी आप याद रखेंगे। पिछली बार कब हुआ था? पिछली बार 2018 में हुआ था। प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है ये फीफा। शुरू कब हुआ था? देखिए, फीफा जो है, फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। 1904 में स्थापना कहाँ पर हुई थी? पेरिस में। तो पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका है ज्यूरिख में, याद रखिएगा, ज्यूरिख में हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। देखिए, आज टेबलेट पर नहीं है, मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो इसलिए मोबाइल में वीडियो बन रही है, तो इसलिए कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और जब पहुँचूंगा स्टूडियो कल तक या परसों तक, तो फिर आपको अच्छे से वीडियो मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। फीफा से रिलेटेड अब आपको सारी जानकारियाँ याद रखते हुए चलनी होगी। एक एक लाइन जिस दिन बढ़ता जाए आपको उसको एडेप्ट करना चाहे। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पेज बना लीजिए, उस पर फीफा वर्ल्ड कप लिख लीजिए, और जैसे जैसे जो भी लाइन आए रोज़ाना उसमें एक एक लाइन ऐड करते जाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप इससे क्वेश्चन बनना तय है। अगला, हाल ही में विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे, ये प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे। तो दुनिया भर में आर्टिज्म यानी आत्म केंद्रण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। अगला, किस राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? तो अभी हाल ही में कर्नाटका राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। ये एक नई बैंक होगी, सहकारी बैंक होगी, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी फायदा क्या है? तो कर्नाटक सरकार ने इसे इसलिए लॉन्च किया है जिससे इसे समय समय पर वित्तीय सहायता मिलती रहे, फाइनेंशियल हेल्प मिलती रहे इस बैंक के थ्रू। साथ ही साथ जब आर्थिक स्थिति कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, इकोनॉमिक सिचुएशन जब ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी इसकी मदद ली जा सके और राज्य में आर्थिक स्थिति में सुधार लाई जा सके। अब आप सोचोगे बैंक तो स्थापित की जाती है नागरिकों के लिए, तो इसमें सरकार का कैसे फ़ायदा होगा? देखिए, जब बैंक स्थापित की जाती है, लोग उसमें पैसे जमा करते हैं। अब रोज़ रोज़ लोग निकालने थोड़ी ना जा रहे हैं। जब पैसे यहाँ पर जमा किए तो यहाँ पैसा इकट्ठा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि पैसा इकट्ठा हुआ तो ये इसी बैंक में रखा रहेगा, नहीं, ये पैसा चलता रहता है। ये रुपया जो है ना, इकोनॉमी की खास बात है कि इकोनॉमी के जो धन है वो चलते रहना चाहिए। जितना जल्दी से इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहेगी उतना ही प्रॉफिट होता रहता है। तो ये धन जो है ये चलते रहता है, तो ये सरकार के काम में आएगा।
जब जिसको ज़रूरत होगी तो वो अपना हिसाब से निकालता रहेगा, तो कुछ बहुत पूंजी तो रहती ही है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी कोई मान लीजिए कोई योजना लॉन्च करनी हुई या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया या आर्थिक संकट आया राज्य में, तो यहाँ से वो बैंक से हेल्प ले लेगा कर्नाटक सरकार। ओके, तो इसलिए शुरू किया गया है। शुरुआत में कर्नाटक सरकार ने अपनी शेयर पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट में ही किए हुए हैं। कर्नाटक आया है, कर्नाटक आप मैप में देख पाओगे, तो यहाँ पर है कर्नाटक। बेंगलुरु राजधानी, बसवराज एस बोम्मई यहाँ के सीएम, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आपको पता होगा हिजाब विवाद यहीं पर हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, ठीक है ना। उडुपी जिला मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो भी याद रखना आपको। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 पेश किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 पेश किया है, लॉन्च किया है लोकसभा में। अभी हाल ही में इन्होंने पेश किया हुआ है ये बिल। ये बिल क्या होगा इसको समझिए। इंडियन अंटार्कटिका बिल या कहें भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, ठीक है। इसका मेन पर्पज ये है कि अंटार्कटिका में भारत की जो रिसर्च सेंटर है उसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं और उसमें भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नियुक्तियां हों, अपॉइंटमेंट्स हों, आगे चल करके उसमें जो भी प्रोसेस हो, बिल्कुल एक मतलब विधिवत फ्रेमवर्क जब बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो जाएगा। देखिए अंटार्कटिका में भारत के 2 रिसर्च सेंटर हैं। वैसे तो अगर देखा जाए पूरे अंटार्कटिका में दुनिया भर से 40 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर है। अब ये 40 तो ऐसे हैं जिनको हम लोग जान रहे हैं नॉलेज में, बाकी तो आप जानते हो रसिया वगैरह या फिर और भी देश वगैरह बहुत ज़्यादा छुपे हुए रिसर्च सेंटर भी अपने बना करके रखते हैं वहाँ पर, ठीक है। और 2 इसमें भारत के हैं। भारत के जो 2 हैं इनके नाम आपको याद होना चाहिए, एक मैत्री है और एक है भारती, ठीक है। तो 2 रिसर्च सेंटर अपने हैं वहाँ पे अंटार्कटिका में। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बटालियन को थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट कलर्स भेंट किए? तो अभी हाल ही में डोगरा रेजिमेंट को, दोस्तों डोगरा रेजिमेंट को अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, इन्होंने प्रेसिडेंट कलर्स भेंट किए हैं। डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियन को ये प्रेसिडेंट कलर्स दिए गए हैं, प्रोवाइड करे गए हैं। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या में, जो कि एक समझ लीजिए फैजाबाद का नाम बदल करके अब अयोध्या किया गया है, तो फैजाबाद भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, अयोध्या में नया नाम है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, तो वहाँ पर डोगरा रेजिमेंटल जो सेंटर है वहाँ पर अभी एक परेड आयोजित हुई और उसी परेड में 20वीं डोगरा बटालियन और 21वीं डोगरा बटालियन को, इन 2 बटालियन को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आमिर खान। आमिर खान आप जानते ही हो, फार्म इजी के बारे में जानो। फार्म इजी दोस्तों एक प्रकार की मेडिसिन या फिर मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराने वाली ऑनलाइन ये एप्लीकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फार्म इजी। और फार्म इजी जो है ना, ये भारत की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है इस टाइप की। तो इसने अभी एक कैंपेन शुरू किया है, हैशटैग घर बैठे बैठे टेक इट इजी। तो इस कैंपेन को प्रमोट करवाने के लिए इसने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फार्म इजी जो है इसके थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू घर बैठे बैठे होम डिलीवरी करेगी मेडिसिन की। क्लियर। और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट होंगे उनकी। तो आमिर खान बनाए गए इसके ब्रांड एम्बेसडर। वैसे आमिर खान जो है फ़ोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी हाल में ECTA यानी कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये हुआ है। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, ये दोनों मौजूद थे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही साथ भारत के जो मंत्री हैं दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और ऑस्ट्रेलिया के ही ऐसे व्यापार मंत्री जो हैं, जो समकक्ष कर सकते हैं हम लोग, डैन तेहान। तो ये सब चारों लोग मिल करके वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये समझौते पर हस्ताक्षर किए, डील पर हस्ताक्षर किए। कब? 2 अप्रैल 2022 को। बहुत ही ऐतिहासिक समझौता हुआ है, इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है इसमें शामिल। इसमें कई मुद्दों पर मतलब ट्रेड शुल्क भी, टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, फ्री ट्रेड होगा, ठीक है। तो पिछले 1 दशक से अधिक समय के बाद किसी एक विकसित देश के साथ भारत का ये पहला व्यापार समझौता है।
मतलब पिछले 10 सालों में एक किसी विकसित देश के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है बड़ा। ठीक है, चलिए फिलहाल ऑस्ट्रेलिया आया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे, हम लोग जानेंगे। कैनबरा इसकी राजधानी है। स्कॉट मॉरिसन इसके हैं करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट संसद ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा है इसकी। आप देखेंगे मैप यहाँ पर है, आप यहाँ से अपना प्यारा भारत देखेंगे, यहाँ से इस साइड आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के गवर्नर ने किस राज्य के गवर्नर ने होना चाहिए, किस राज्य के गवर्नर ने आईआईटी खड़गपुर में एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जयदीप धनखड़ जी ने आईआईटी खड़गपुर में एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया है। ये दिख रहे हैं आपको जयदीप धनखड़ जी, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, और इन्होंने आईआईटी खड़गपुर में एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है। ये पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति जो है ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है, डेवलप किया गया है, और इसमें सहायता ली गई है सीडैक की भी। सीडैक आप जानते ही हो, पुणे में स्थित एक सेंटर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर वगैरह यही बनाया था। ओके, तो इसकी मदद से अभी हाल ही में 17680 CPU कोर और 44 GPU कोर इसके साथ एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा विकसित की गई है, और ये आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। क्लियर? अगला देखते हैं, हाल ही में विमोचित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों श्रीराम चौलिया। श्रीराम चौलिया जी ने ये पुस्तक लिखी है क्रंच टाइम, और इस पुस्तक को लॉन्च किया हुआ है मीनाक्षी लेखी जी ने। मीनाक्षी लेखी जो है ये राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं भारत सरकार की, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च करी गई है, विमोचन की गई है, और लॉन्च भी कह सकते हैं आप लोग। इस पुस्तक का पूरा नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। श्रीराम चौलिया के द्वारा ये लिखी गई है, जो कि ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदाल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, तो याद आ रहा होगा पंजाब वाला मामला। पंजाब में सिक्योरिटी ग्लिच हुआ था, एक पीएम की सिक्योरिटी ग्लिच, उस पर दोस्तों 2 कमेटी बैठाई गई थी। एक तो कमेटी बैठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एक गृह मंत्रालय ने कहा था हम भी जांच कराएंगे, हम भी अपनी कमेटी बैठाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बैठाई उसका नाम था इंदु मल्होत्रा समिति, वो इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में बनाई गई। और गृह मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई इसकी जांच के लिए वो था सुधीर कुमार सक्सेना समिति। तो सुधीर कुमार सक्सेना जी की अध्यक्षता में वो समिति बनाई गई। दोनों समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडियो के मैं बाहर हूँ, मैं आज यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ स्टूडियो में, तो इस वजह से आपको आज रिविजन भी नहीं कराया जाएगा। कल से हम लोग रिवीजन वाला पॉइंट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। महोत्सव मेले और भी बहुत सारे टॉपिक्स तो हो ही गए हैं ऑलरेडी, जो भी बचता है अब आगे हम लोग देखते चलेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का क्वेश्चन आपके लिए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था। दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चंस का आप आई होप बहुत ही अच्छे से आंसर करोगे, डिटेल के साथ आंसर करोगे। जिन लोगों को ई बुक चाहिए वो ई बुक जा करके एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इस पर इसकी रिव्यू वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, बहुत लोग इसका रिव्यू वीडियो मांग रहे थे, रिव्यू वीडियो मैंने पहले ही बना करके चैनल पर डाल रखी है, आप जाओ चैनल पर देखो। 6 से 7 मिनट की वीडियो है, उसमेमें पूरा बताया गया है कि इस ई बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और किस प्रकार से है। बिल्कुल आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, A4 साइज में भी है ई बुक, और 161 पेजेस हैं। और भी ज़्यादा जानकारी अगर इससे रिलेटेड चाहिए तो आप जा करके MZT ऐप पर या फिर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। यकीन मानो 100% आपका कवर होगा। अगर पिछले 3 महीनों से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपका कवर होगा। और साथ ही साथ में इसमें रिवीजन पॉइंट्स भी डाले गए हैं, जिससे आप इससे पहले की भी 6 महीने के बहुत सारे पॉइंट्स पा जाओगे। ओके, तो ये ई बुक की खासियत है, जिनको लेना है वो MZT ऐप डाउनलोड करें या फिर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से संपर्क करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।